नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा और साहित्य में मैं विशाल कुमार पुनः आपका स्वागत करता हूं और आज उपस्थित हूं अज्ञेय जी की एक और कविता का भावार्थ लेकर। कविता का शीर्षक है नदी के द्वीप। तो आइए पंक्तिशः अज्ञेय जी की इस कविता की व्याख्या करते हैं। हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए। वह हमें आकार देती है, हमारे कोण, गलियां, अंतरीप, उभार, सैकत, कूल, सब गोलाइयाँ उसकी गढ़ी हैं। देखिए, यह जो कविता है यह एक प्रतीकात्मक कविता है। इसमें नदी भी प्रतीक है, द्वीप भी प्रतीक हैं और भूखंड भी प्रतीक है। नदी द्वीप है समाज की परंपराओं का, भूखंड प्रतीक है समाज का और द्वीप प्रतीक हैं व्यक्तित्व के। ये जो द्वंद्व है समाज और व्यक्तित्व के मध्य, यह कभी से चला आ रहा है और इस द्वंद्व पर ही इस कविता में अज्ञेय जी ने विचार किया है और यह बताने का प्रयास किया है कि समाज और व्यक्तित्व दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, अपितु दोनों एक दूसरे को विकसित करने वाले हैं। व्यक्तित्व अंततः समाज के लिए उपयोगी होता है और समाज के विकास में योगदान देता है और दूसरी तरफ समाज व्यक्ति के व्यक्तित्व को एक आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, दोनों एक दूसरे के विरोध में नहीं हैं। इन दोनों ही बातों को अज्ञेय जी ने इस कविता में नदी, द्वीप और भूखंड के प्रतीकों के माध्यम से बड़े ही रोचक ढंग से पाठक के सामने प्रस्तुत किया है। कवि कहता है कि समाज में जितने भी व्यक्ति हैं उन सब का व्यक्तित्व, उन सब का अलग अलग व्यक्तित्व, जिस प्रकार से नदी में अलग अलग द्वीप होते हैं उसी प्रकार से एक भिन्न आकार का, एक भिन्न प्रकार का व्यक्तित्व सभी का होता है। और जिस प्रकार से नदी में उसके द्वीप का अस्तित्व होता है, वैसे ही समाज में प्रत्येक व्यक्ति के निजी व्यक्तित्व का भी अस्तित्व होता है। और द्वीप कभी भी यह नहीं चाहता कि नदी उसे छोड़कर दूर निकल जाए, उससे दूर बह जाए। द्वीप कभी भी ये नहीं चाहता कि वह नदी से अलग होकर रहे, अपितु वह तो यही चाहता है कि द्वीप हमेशा नदी में ही रहे। उसी प्रकार से व्यक्ति भी समाज में रहना चाहता है और वास्तविकता तो यह है कि व्यक्ति ने समाज का निर्माण ही इसीलिए किया था कि वह समाज में रह सके और समाज से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। इसी प्रकार से द्वीप भी नदी में ही रहना चाहता है, नदी से अलग होकर वह नहीं रहना चाहता। और इसका कारण भी है, वो अब हम अगली पंक्तियों में देखते हैं। वह हमें आकार देती है। द्वीप के निर्माण की उत्तरदायी नदी ही होती है, अर्थात नदी के द्वारा जो रेत या जो गाद या जो मिट्टी भूखंड से बहाकर लाई जाती है, वही किसी स्थान पर नदी के द्वारा जमा की जाती है और वही फिर द्वीप के रूप में परिणत होती है। हम देखते हैं कि द्वीप पर जो भी गलियां होती हैं, कोण बन जाते हैं, कुछ उभार बन जाते हैं, कुछ उसके किनारे बन जाते हैं, कुछ उस पर बालू का एक छोटा मोटा स्थान बन जाता है। वह सब किसके द्वारा बनाया जाता है? नदी के द्वारा ही बनाया जाता है। आखिर नदी ही तो भूखंड से मिट्टी को बहाकर लाती है और उस द्वीप पर जमा करती है और उसको एक आकार प्रदान करती है। कहीं से नदी उस द्वीप से मिट्टी को काटती है, कहीं उस पर मिट्टी जमा करती है, तो उसे एक
अच्छा सा जो आकार है वह देने का काम नदी ही करती है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व को एक आकार प्रदान करने का काम समाज और समाज की परंपराएं ही करती हैं। जो समाज में प्राचीन काल से प्रचलित हुई जो परंपराएं हैं, वही एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकसित करने में योगदान देती हैं। हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से एक नदी द्वीप को आकृति प्रदान करती है, उसको आकार प्रदान करती है, वैसे ही समाज भी अपनी परंपराओं के माध्यम से एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को आकार प्रदान करता है। और क्योंकि द्वीप का अस्तित्व नदी के कारण ही है और व्यक्ति के व्यक्तित्व का अस्तित्व समाज के कारण है, इसीलिए न तो द्वीप चाहता है कि वह नदी से अलग होकर रहे और ना ही व्यक्ति चाहता है कि वह समाज से अलग होकर ही रहे, क्योंकि दोनों का अस्तित्व, द्वीप का अस्तित्व नदी के कारण और व्यक्ति के व्यक्तित्व का अस्तित्व समाज के कारण है। सब गोलाइयाँ उसी की घड़ी हैं, अर्थात व्यक्ति के व्यक्तित्व में जो कुछ भी है या द्वीप में जो भी कुछ है वह सब समाज के कारण है। व्यक्ति का व्यक्तित्व में जो भी कुछ है वह समाज के कारण है और द्वीप में जो भी कुछ है वह नदी के कारण है। माँ है वह है, इसी से हम बने हैं, किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं हैं। देखिए, यहाँ पर अज्ञेय जी कहते हैं कि जो नदी है वह तो माँ है, अर्थात उसी ने द्वीप को जन्म दिया है और उसी नदी से ही वह द्वीप निर्मित हुए हैं, उस नदी के कारण ही वह द्वीप बने हैं। फिर इसके बाद द्वीप कहता है कि हम द्वीप हैं, हम नदी की धारा नहीं हैं, अर्थात हम द्वीप ही हैं, हम नदी नहीं हैं। यदि हम व्यक्ति और समाज के संबंधों में इसके अर्थ को परिभाषित करने का प्रयास करें तो हम पाएंगे कि जिस प्रकार से द्वीप का निर्माण नदी के द्वारा होता है, उसी प्रकार से व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण समाज के द्वारा होता है। लेकिन वह जो व्यक्तित्व है वह व्यक्तित्व स्वतंत्र होता है। जिस प्रकार से द्वीप कहता है कि हम द्वीप हैं, हम धारा नहीं हैं, वह बिल्कुल समाज की धारा के साथ बह भी नहीं सकता। व्यक्ति के व्यक्तित्व को एक स्वतंत्र रूप से विकसित होने का अवसर भी मिलना चाहिए। वह जिस प्रकार से द्वीप धारा के साथ बह नहीं जाता है, अपितु अपना उस नदी में रहते हुए ही अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व भी रखता है, वैसे ही भले ही मनुष्य समाज से अपना अस्तित्व पाता है, व्यक्ति का व्यक्तित्व समाज से अपना अस्तित्व पाता है, लेकिन फिर भी उसका एक अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि जो समाज की परंपराएं हैं, उन समाज की परंपराओं से भले ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है, लेकिन उन समाज की परंपराओं में किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व बह नहीं जाता है, अपितु व्यक्तियों का व्यक्तित्व स्वतंत्र रूप से भी विकसित होता है। इस बात को हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे हम बहुत से महापुरुषों के बारे में सुनते हैं, जैसे गुरु नानक देव, कबीर, मीराबाई, इसके बाद राजा राम मोहन राय, फिर स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी। तो ये जो सब महापुरुष हुए थे, इन सब ने समाज से अपना अस्तित्व तो पाया, लेकिन इनका अपना एक स्वतंत्र व्यक्तित्व भी था, जिसे बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता है। ये जो समाज की परंपराएं थी, उनसे इन्होंने अपना एक आकार ग्रहण किया, लेकिन ये उसके साथ बहे नहीं। ये समाज की परंपराओं को तोड़ने में, उनको बदलने में सफल रहे। उन परंपराओं के साथ ये बहे नहीं, अपितु
इनसे उन्होंने विकसित होकर अपना एक अलग अस्तित्व भी बनाया और फिर उसी उसी अस्तित्व ने समाज को एक नई दिशा की तरफ भी अग्रसर किया। द्वीप द्वारा यह कहना कि हम धारा नहीं हैं, यहाँ इस बात से यही परिलक्षित होता है कि द्वीप कभी भी धारा नहीं बन सकते हैं। समाज में व्यक्ति के व्यक्तित्व का स्वतंत्र अस्तित्व भी होना ही चाहिए, तभी जो वह स्वतंत्र व्यक्तित्व है वह समाज को एक नई दिशा प्रदान कर सकता है। वरना तो समाज में जितनी भी परंपराएं चलती आ रही थी वे यूं की यूं चलनी चाहिए थी, ऐसा नहीं हुआ। परंपराओं को बदला भी गया, और किन लोगों के द्वारा बदला गया? जो उस सामाजिक परंपरा की धारा में बहे नहीं, अपितु उन्होंने अपने व्यक्तित्व को स्वतंत्र रूप से विकसित होने दिया और फिर उन्होंने समाज को एक नई दिशा भी प्रदान की। और यही कारण है कि बहुत सी जो सामाजिक कुरीतियां थी, रूढ़ियां थी, परंपराएं थी, उन परंपराओं को फिर एक नया रूप भी मिला। जैसे हमारे देश में स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, बाल विवाह का प्रचलन था, विधवा विवाह पर निषेध था, सती प्रथा प्रचलित थी। तो ये जो सब कुरीतियां थी, ये सब कुरीतियां भी परंपराओं में ही सम्मिलित थी और समाज से ही पोषित होती थी। लेकिन कुछ व्यक्तित्व ऐसे हुए जिन्होंने अपने व्यक्तित्व को इन परंपराओं में रहते हुए भी अलग ढंग से विकसित किया और फिर इन परंपराओं को, इन कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया और समाज को एक नई दिशा की तरफ अग्रसर किया। स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं स्रोतस्विनी के। अब द्वीप यह कहता है कि हमारा तो नदी के प्रति स्थिर समर्पण है, हम हमेशा से इस नदी के प्रति समर्पित रहे हैं और हम कभी से इस नदी के ही, इस स्रोतस्विनी यानी इस नदी के ही हम द्वीप रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है वह अंततः किसमें योगदान देता है? समाज के विकास में ही योगदान देता है, और वह व्यक्ति का व्यक्तित्व भी समाज के लिए ही है और वह हमेशा ही समाज में रहकर ही पनपता है और समाज के ही एक व्यक्तित्व के रूप में वह हमेशा ही वहाँ विद्यमान रहता है। जिस प्रकार से जो द्वीप है वह हमेशा ही नदी का ही बना रहता है, उसी प्रकार से कोई भी स्वतंत्र व्यक्तित्व भी होगा वह हमेशा ही समाज का ही रहेगा। किंतु हम बहते नहीं हैं, बहना रेत होना है। द्वीप कहता है कि हम स्थिर रूप से नदी के प्रति समर्पित रहते हैं, हम नदी के बहाव के साथ बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना तो रेत होना है। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, और यदि हम बह जाएंगे तो हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है, यदि उस व्यक्तित्व को ही नदी की धारा में विलीन कर दिया जाए, समाज की परंपराओं में विलीन कर दिया जाए, किसी व्यक्तित्व का अपना एक अस्तित्व ना रहे, किसी व्यक्ति का एक स्वतंत्र व्यक्तित्व ना हो, तो फिर क्या होगा कि समाज से व्यक्तित्व नाम की जो चीज है वह नष्ट ही हो जाएगी। अर्थात जिस प्रकार से यदि द्वीप नदी की धारा के साथ बह जाता है तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहता, उसी प्रकार से यदि व्यक्ति का व्यक्तित्व समाज के परंपरा के साथ बह निकला तो फिर उस व्यक्तित्व का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, वह व्यक्तित्व तो नष्ट हो जाएगा। पैर उखड़ेंगे, प्लवन होगा, ढहेंगे, सहेंगे, बह जाएंगे, और फिर हम चूर्ण होकर भी कभी क्या धार बन सकते। तो यहाँ पर द्वीप कहता है कि हमारे नदी की धारा में यदि हम अपने आप को स्थिर रूप से समर्पित नहीं रख पाए तो क्या होगा कि नदी में प्लवन होगा, यानी कि बाढ़ आएगी, हम नदी की धारा के साथ
बह जाएंगे, हमारे पैर उखड़ जाएंगे, हमें बहुत कुछ सहना पड़ेगा, हम ढह जाएंगे। और यदि ऐसा हुआ कि हम नदी की धारा में विलीन हो ही गए, तो क्या हम कभी भी धारा बन सकते हैं? इसका उत्तर रहेगा नहीं, क्योंकि द्वीप कभी भी धारा इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि वह तो रेत के कणों में बदलेगा और धारा तो पानी की होती है, तो वह धारा कभी भी नहीं बन सकते हैं, अपितु वे तो रेत के कण हो जाएंगे, चूर्ण हो जाएगा और उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। रेत बनकर हम सलिल को तनिक गंदला ही करेंगे। और द्वीप कहता है कि यदि हम रेत हो गए तो हम नदी का जो सलिल है यानी जल है उसको हम गंदा ही करेंगे, अर्थात उसको मैला ही करेंगे। ये बात देखिए कि यदि नदी के बीच में कोई द्वीप है और वह द्वीप किसी कारण से बह जाए तो नदी का पानी गंदला हो जाएगा, क्योंकि वह रेतीला पानी हो जाएगा। तो वह कोई जो नदी की धारा है उसमें कोई उपयोगिता और अच्छाई उत्पन्न नहीं कर देता। यदि द्वीप बह जाएगा तो यह नहीं होगा कि नदी की जो धारा है वह और भी अधिक उपयोगी और भी अधिक अच्छी बन जाएगी, अपितु उसका जल तो अनुपयोगी हो जाएगा और वह जो है उपयोगी भी नहीं रहेगी। ठीक इसी प्रकार यदि व्यक्ति का व्यक्तित्व समाज की परंपराओं के साथ बह जाए, समाज की परंपराओं के साथ उसमें आत्मसात हो जाए, तो वह समाज के लिए उपयोगी नहीं होगा। जिस प्रकार से द्वीप के बह जाने से नदी का पानी गंदला हो जाता है और वह अनुपयोगी बन जाता है, ठीक उसी प्रकार से यदि व्यक्ति के व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास ना होकर वह समाज की परंपराओं में ही विलीन हो जाए तो समाज भी मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं रहेगा, समाज भी विकसित नहीं होगा। हम उदाहरणों से इस बात को देख सकते हैं कि जो जो महापुरुष ऐसे हुए हैं जिन्हें हम युग प्रवर्तक की संज्ञा देते हैं, हम मानते हैं कि इनके आने से एक नए युग का सूत्रपात हुआ है और हम ये मानते हैं कि इन्होंने समाज में आकर नए परिवर्तन ला दिए हैं और समाज को एक विकसित अवस्था में पहुंचाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, समाज के विकास में इन लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। यदि हम ये देखें कि वे भी समाज की परंपराओं के साथ बह जाते, अर्थात उनके व्यक्तित्व का एक स्वतंत्र विकास ना होता और वे जो समाज की पहले से चली आ रही परंपराएं थी उनमें अपने आप को आत्मसात करके और उसी धारा के साथ बह निकलते, तो क्या समाज आज इतनी उपयोगी अवस्था में पहुंच पाता? क्या समाज मनुष्य के लिए आज इतना उपयोगी हो सकता था जितना कि पहले कभी नहीं रहा है? तो इस बात को हम यहाँ देख सकते हैं कि जिस प्रकार से द्वीप नदी की धारा के साथ बहकर उसे अनुपयोगी और उसके पानी को गंदा ही बनाता है, तो उसी प्रकार से यदि व्यक्ति के व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास नहीं होगा तो समाज भी मनुष्य के लिए अनुपयोगी ही बन जाएगा। द्वीप हैं हम, यह नहीं है शाप, यह अपनी नियति है। नदी का द्वीप कहता है कि हम द्वीप हैं, यह कोई अभिशाप नहीं है, यह तो बल्कि अपना सौभाग्य है। हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी की क्रोड में, वह बृहत भूखंड से हमें मिलाती है। देखिए जो द्वीप है वह यह कहता है कि हम नदी के द्वीप हैं, अर्थात न तो हम धारा हैं और न ही हम भूखंड हैं। आप एक दृश्य अपने सामने लाइए कि नदी बह रही, उसके दोनों ओर भूखंड है और बीच में नदी के बीच, धारा के बीच में एक द्वीप है। तो जो वो द्वीप है वह न तो भूखंड से जुड़ा हुआ और न ही वह धारा बन पाया है। तो कोई इसको ये न समझे कि भाई न तो हम भूखंड हैं और न ही हम धारा ही बन पाए हैं तो यह एक अभिशाप है, बल्कि यह तो सौभाग्य है। और यदि व्यक्ति के व्यक्तित्व के रूप में इसका अर्थ लगाएं तो यह है कि भाई हम
समाज में तो रहते हैं, समाज से ही हमारा निर्माण हुआ है, लेकिन समाज में हमारा एक स्वतंत्र व्यक्तित्व भी होता है और समाज के अस्तित्व पर ही हमारा अस्तित्व भी निर्भर है। तो यह एक अभिशाप नहीं है, बल्कि यह तो एक सौभाग्य है। यह जो नदी है, ये जो सामाजिक परंपराएं हैं, ये हमारी माता है। जिस प्रकार से द्वीप के लिए नदी माता है, उसी प्रकार से मनुष्य के व्यक्तित्व के लिए जो सामाजिक परंपराएं हैं, वह भी एक जन्मदात्री माता के समान ही हैं। वह वृहत भूखंड से हमको मिलाती है और वह भूखंड अपना पितर है। देखिए, जो नदी है और उसके नदी के दोनों ओर जो भूखंड है, क्योंकि जो द्वीप है उसके चारों तरफ तो पानी है, नदी की धारा है, तो वह उस भूखंड से मिल नहीं पाता है। लेकिन यहाँ पर द्वीप कहता है कि उस बृहत, उस बड़े भूखंड से हमें मिलाने का कार्य कौन करती है? नदी करती है। प्रत्यक्ष रूप से तो हम देखते हैं कि द्वीप उस भूखंड से नहीं मिल पाता है, लेकिन नदी के माध्यम से वह उस भूखंड से मिल पाता है। अब यदि गंभीरता से विचार किया जाए तो उस भूखंड से ही रेत के कणों को तोड़ तोड़कर नदी उस द्वीप तक पहुंचाती है और उस द्वीप का निर्माण करती है। वास्तव में तो जो भूखंड है, ये समाज का ही रूप है और नदी परंपरा का रूप है। तो जो समाज में जो भी कुछ है, उस समाज से जो सामाजिक परंपराएं बनती हैं, उस समाज में जो सामाजिक परंपराएं प्रचलित हैं, उन्हीं परंपराओं से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है और वह उन परंपराओं के माध्यम से ही समाज से जुड़ पाता है। जिस प्रकार से एक द्वीप नदी की धारा के माध्यम से, या हम यूं कह सकते हैं कि नदी के द्वारा भूखंड से लाई गई मिट्टी के जमने से विकसित होता रहता है, उसी प्रकार से मनुष्य का जो व्यक्तित्व है वह समाज में प्रचलित सामाजिक परंपराओं से ही विकसित होता है। जो समाज में जो भी कुछ अभी उपस्थित है, वह परंपराओं के रूप में अगली पीढ़ी में पहुंचता है और उसी से जो है वह मनुष्य जो है समाज से अपने जुड़ाव को महसूस करता है। इसीलिए यहाँ पर द्वीप कहता है कि वह जो भूखंड है वह तो हमारा पिता है और नदी हमें उससे मिलाने का कार्य करती है। जिस प्रकार से मनुष्य का जो व्यक्तित्व है वह उसका पिता कौन है? समाज है, भूखंड रूपी समाज है, और उसे अपने पितर यानी अपने पिता से मिलाने का कार्य कौन करती है? सामाजिक परंपराओं रूपी जो नदी है, जो माँ है, वह उसे उस समाज से मिलाने का कार्य करती है। नदी तुम बहती चलो, भूखंड से हमें जो दाय मिला है, मिलता रहा है, मांझती संस्कार देती चलो। अब द्वीप कहता है कि हे नदी, हमारा भी भला इसी में है, हमारे लिए भी यही बात उपयोगी रहेगी कि तुम बहती चलो और भूखंड से जो हमें मिलता रहा है और जो अब तक हमें मिला है वह तुम्हारे ही कारण मिलता है, और तुम हमें इस प्रकार से मांझती और संस्कार देती चलो, अर्थात हमारा भी निरंतर विकास करती चलो। अब इस बात को समझते हैं। देखिए, मैंने अभी अभी बताया भी था कि जो द्वीप है, उस द्वीप से नदी की धारा मिट्टी काटती भी रहती है, उस पर नई मिट्टी लाकर डालती भी रहती है, और इसी प्रकार से वह द्वीप जो है निरंतर विकसित होता रहता है। तो नदी जो मिट्टी द्वीप पर लाकर जमा करती है, नई मिट्टी द्वीप पर लाकर जमा करती है, वह कहाँ से करती है? भूखंड से वह मिट्टी को काट काट कर लाती है और उस द्वीप पर जमा करती है। तो इसलिए यहाँ पर ये द्वीप कहता है कि उस भूखंड से हमें जो भी कुछ हमें हमारे विकसित होने के लिए जो भी सामग्री मिलती रही है, या जो भी सामग्री मिल रही है,
वह तुम ला लाकर उससे हमारा संस्कार करती चलो, उससे हमारा विकास करती रहो। तो यहाँ पर यदि हम इसका प्रतीकात्मक अर्थ देखें तो वह यह होगा कि जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है वह तभी तक विकसित होता रहेगा जब सामाजिक परंपराएं निरंतर रूप से एक विकासात्मक अवस्था में रहेंगी, अर्थात वे कभी भी जड़ ना हो जाएं, अर्थात वे प्रवाहमान रहें। यदि सामाजिक परंपराएं प्रवाहमान रहेंगी तो जो समाज है, जब समाज निरंतर विकसित होता रहेगा तो सामाजिक परंपराएं भी विकसित होती रहेंगी और व्यक्ति का व्यक्तित्व भी निरंतर विकसित होता रहेगा। और यदि समाज विकास नहीं करेगा, सामाजिक परंपराएं विकसित नहीं होंगी, वे निरंतर प्रवाहमान अवस्था में नहीं होंगी, तो जो सामाजिक परंपराओं के द्वारा जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होना था वह भी रुक जाएगा। जैसे कि यदि नदी बहना छोड़ दे तो द्वीप जैसा था वैसा ही रहेगा, उसके बाद जो विकास होना था, जो उसके आकृतियां बननी थी, वे नई आकृतियां नहीं बनेंगी, बल्कि वह जैसा था हमेशा वैसा ही बना रहेगा। यदि कभी ऐसा हो तुम्हारे आह्लाद से या दूसरों के किसी स्वैराचार से या अतिचार से तुम बढ़ो, प्लावन तुम्हारा घर घराता उठे, यह स्रोतस्विनी ही कर्मनासा कीर्तिनासा घोर काल प्रवाहिनी बन जाए, तो हमें स्वीकार है वह भी उसी में रेत होकर। फिर छनेंगे हम, जमेंगे हम, कहीं पैर फिर टिकेंगे, कहीं फिर भी खड़े होगा नए व्यक्तित्व का आकार, मात उसे फिर तुम संस्कार देना। स्वैराचार का अर्थ होता है मनमानी, अतिचार का मतलब होता है अत्याचार, कर्मनाशा कीर्तिनाशा घोर काल प्रवाहिनी का अर्थ है कि विनाश करने पर जो उतारू हो, अर्थात सब कुछ नष्ट कर देने पर जो आमादा हो, उसके लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया है, अर्थात जो विनाश का कारण बने। तो अब यहाँ पर जो द्वीप है वह यह कहता है कि हे नदी, तुम हमारी माता हो, और यदि कभी तुम्हें इस प्रकार का मन हो कि तुम अपनी मनमानी से या किसी अत्याचार से तुम दुखी होकर और तुम इस प्रकार से अपने अंदर बाढ़ लाओ, अर्थात एकदम जल प्लावन लाओ, और तुम विनाश करने पर ही आमादा हो जाओ, तो हमें वह भी पूरी तरह से हृदय से स्वीकार होगा। कहने का भाव यह है कि कभी नदी अपनी मर्जी से या किसी के अत्याचार से, शोषण से इस प्रकार की स्थिति में आ जाए कि उसके अंदर इतनी भयंकर बाढ़ उत्पन्न हो कि वह जो नदी के मध्य द्वीप हैं उन द्वीपों को नष्ट कर दे, अर्थात उन द्वीपों को अपने साथ बहाकर ले जाए, तो द्वीप कहता है कि वह स्थिति भी हमें हृदय से स्वीकार है। और द्वीप को यह विनाश की स्थिति भी क्यों स्वीकार है? क्योंकि उसका मानना है कि जब नदी हमें बहाएगी, हम रेत के कण बन जाएंगे, तो फिर हम कहीं दूसरे स्थान पर जाकर वहाँ छनेंगे, वहाँ जमेंगे, अर्थात फिर से वे कण जो है एक स्थान पर इकट्ठा होंगे और जमेंगे और उनसे एक नए द्वीप का निर्माण होगा और फिर से एक नया द्वीप वहाँ खड़ा होगा। और फिर जो द्वीप है वह अंतिम पंक्ति में नदी से प्रार्थना करता है कि हे माता, तुम फिर से हमें एक नया आकार प्रदान करना, फिर से तुम हमें नई तरह से विकसित करना। देखिए, ये बात तो नदी में होती ही है कि जब नदी किसी एक द्वीप को बहा ले जाती है तो उसके हटाए हुए रेत के कणों को वह और कहीं जमा कर देती है। जो कण द्वीप के रूप में पहले एक स्थान पर थे, वही कण दूसरे द्वीप के रूप में
किसी और स्थान पर जमा हो जाते हैं और फिर से वो एक नए द्वीप का आकार लेने लगते हैं। तो इसी प्रकार से व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। यदि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वह इस प्रकार का बन जाए कि सामाजिक परंपराएं उसको नष्ट करना चाहें। हम देखते हैं कि बहुत बार इतिहास में ऐसे उदाहरण देखे गए हैं जब किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व ऐसा था कि सामाजिक परंपराओं ने उसको नष्ट करना चाहा। जैसे हम सुकरात को देखते हैं, उनके ऐसे विचार थे कि अंततः उन्हें जो समाज था उसने मृत्यु की सजा प्रदान की और अंत में उनको मृत्युदंड ही दिया गया। तो इसी प्रकार से और भी बहुत सारे ऐसे समाज में स्वतंत्र व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने समाज में एक अपने नए व्यक्तित्व को विकसित किया, अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व को विकसित होने दिया और नए विचार समाज को प्रदान किए। क्योंकि लेकिन जो समाज है वह नए विचारों को इतनी शीघ्रता से ग्रहण नहीं करता और उन्होंने उनके व्यक्तित्व को नष्ट कर देना चाहा, क्योंकि वे उनके विचारों को स्वीकार नहीं करते थे। तो इसीलिए ये द्वीप कहता है, इसी प्रकार से जो व्यक्तित्व है वह भी कहता है, व्यक्ति का व्यक्तित्व, कि हो सकता है कभी ऐसा हो जाए कि जो सामाजिक परंपराएं हैं वो किसी व्यक्तित्व को नष्ट कर देना चाहे और नष्ट कर भी दें, तो भी वो जो स्वतंत्र व्यक्तित्व है, जो उसके विचार हैं, वे किसी न किसी दिन आगे आने वाले समय में किसी न किसी स्थान पर वे फिर से पुनः संगठित होंगे और पुनः एक नए स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में वे भी विकसित होंगे। अब देखिए, सुकरात के विचारों को तब स्वीकार नहीं किया गया और अब उन विचारों को स्वीकार किया जा रहा है। अब उनको बल्कि उनको एक आदर्श बनाकर उन पर चलने की बात भी की जाती है। जैसे हम ये देखते हैं कि जिन्होंने सर्वप्रथम ये बताया कि पृथ्वी चौकोर नहीं अपितु गोल है। अच्छा, उसके बाद ये बताया गया कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं काटता अपितु पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तब इनकी बात को कहाँ स्वीकार किया गया था? लेकिन आज सारा विज्ञान इन्हीं सिद्धांतों पर तो आधारित है। तो इसीलिए ये कहा गया है कि जब व्यक्ति का व्यक्तित्व ऐसा स्वतंत्र व्यक्तित्व बने और सामाजिक परंपराएं उस व्यक्तित्व को नष्ट कर देना चाहें, तब वह नष्ट करना भी और या वह नष्ट होना भी अपने आप में एक नए व्यक्तित्व के निर्माण की प्रक्रिया ही होती है। जिस प्रकार से द्वीप का नष्ट होना एक नए द्वीप के नए स्थान पर नए द्वीप के निर्माण की प्रक्रिया का प्रारंभ होता है, उसी प्रकार से उस व्यक्तित्व का नष्ट होना भी एक नए समाज के नए व्यक्तित्व के निर्माण की प्रक्रिया का प्रारंभ होता है और अंत में वह एक नया व्यक्तित्व बनकर ही रहता है और उसके बाद सामाजिक परंपराएं जो है नए प्रकार से उस व्यक्तित्व की आकृति को गढ़ने में अपना योगदान देती हैं। अर्थात समाज के द्वारा उस व्यक्तित्व का नया एक आकार बना दिया जाता है। तो इस प्रकार से समाज में समाज का और एक स्वतंत्र व्यक्तित्व का अपना अपना महत्वपूर्ण स्थान है। भले ही समाज से व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है, उसका विकास होता है, लेकिन अंत में जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है वह भी समाज को ही आगे बढ़ाने में योगदान देता है। तो यह था अज्ञेय जी की कविता नदी के द्वीप का भावार्थ। उम्मीद है कि आप सभी को समझ आई होगी और यदि आप लोगों को कोई शंका या समस्या हो तो आप सभी कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट अवश्य लिखें। धन्यवाद।